अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम लोगों ने फिफ्थ चैप्टर जो है ना वो एंड कर दिया था। फिफ्थ चैप्टर को हमने लास्ट एक्टिविटी पिछले लेक्चर में डिस्कस की। तो आज हम जो है ना वो फिफ्थ चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले हमने MCQs करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इससे पहले भी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का बेस्ट वे यही होता है कि आपके पास जो चारों ऑप्शंस होते हैं, आप चारों ऑप्शंस को देखें, आप चारों ऑप्शंस को क्वेश्चन के साथ रिलेट करें, उनमें चारों में से जो मिलता हुआ रीज़न के साथ आप वो जो है ना आप उसको टिक करें या उसको क्या करें, सिलेक्ट करें। वो आपका एग्जैक्ट ऑप्शन होता है। तो आज हम जो है ना वो मज़ीद देखेंगे कि ये चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है और कौन सा सूटेबल ऑप्शन होता है। यही चीज़ हम आज जो है इंशाल्लाह MCQs के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स साथ ओपन कर लें ताकि यहाँ से जो है ना मैं पढ़ता जाऊँगा और आप लोगों को साथ में कॉन्सेप्ट भी देता जाऊँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी टाइम्स लिक्विड्स और डेंसर देन गैसेज। जो लिक्विड्स होते हैं वो गैसेज से कितने टाइम क्या होते हैं, भारी होते हैं, डेंसर होते हैं। तो ये एक रट्टे वाला क्वेश्चन है, इसमें जो है ना इतना कोई डीप कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 100 टाइम, बी ऑप्शन है 1000 टाइम, सी ऑप्शन है 10,000 टाइम, डी ऑप्शन है 100,000 टाइम। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है 1000 टाइम। इसको जो है ना आप लोग जहन में रख लीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, गैसेज आर द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड देयर डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। बेसिकली हमने मैटर की 3 टाइप्स पढ़ी हैं, गैसेज, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। और जो गैसेज हैं वो मैटर की लाइटेस्ट फॉर्म है, यानी कि हल्की तरीन फॉर्म है, हल्की तरीन होती हैं गैसेज, ठीक है ना। मैटर जो मैटर होता है, मैटर की जो लाइटेस्ट फॉर्म है वो क्या है, गैसेज है। तो कहते हैं कि जो गैसेज हैं उनकी डेंसिटीज़ हम किस यूनिट में मेजर करते हैं। हमें 4 डिफरेंट यूनिट दिए गए हैं। एक सबसे पहला यूनिट है ए, मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सी है ग्राम पर डीएम क्यूब, डी है किलोग्राम पर डीएम क्यूब, पर डेसीमीटर क्यूब या डीएम क्यूब। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ग्राम पर डीएम क्यूब, क्योंकि जो गैसेस की डेंसिटी हैं वो हम डीएम क्यूब में मेजर करते हैं और जो लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी हम सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, एट फ्रीजिंग पॉइंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। बेसिकली यहाँ पे आप सब लोग सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है और किन 2 स्टेट्स के बीच में होता है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये है कि लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं इस टेम्परेचर के ऊपर। फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर, फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर या एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर लिक्विड वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह आप पानी को जो है ना वो जब आप फ्रीज करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वाटर बर्फ आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो बीच में एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसे हम फ्रीजिंग टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट पे अगर आप टेम्परेचर डाउन करेंगे तो क्या होगा कि वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट किन 2 स्टेट्स के बीच में होता है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में। तो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये क्या है कि एक ऐसा पॉइंट होता है एक ऐसा फ्रीजिंग टेम्परेचर है जिसके ऊपर दोनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करती हैं। जिस तरह मैंने अभी बताया है कि इस डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ना ये फ्रीजिंग पॉइंट भी जब एस्टेब्लिश होता है तो लिक्विड और सॉलिड इन 2 स्टेट्स के बीच में होता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जस्ट लिक्विड्स का होता है, ना ही गैसेस का होता है और ना ही सॉलिड्स का होता है। आप किसी भी सॉलिड को फ्रीज करें, फ्रिज में रखें तो वो सॉलिड ही रहेगा, लेकिन अगर आप किसी लिक्विड को फ्रिज में रखें, फ्रीज करें उसको, तो वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जस्ट लिक्विड्स का होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन है गैस एंड सॉलिड, बी ऑप्शन है लिक्विड एंड गैस, सी ऑप्शन है लिक्विड एंड सॉलिड, सी ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। और डी है ऑल ऑफ दीज, ये भी क्या है, रॉन्ग है। फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है, सॉलिड पार्टिकल्स पोजेसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन। सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर कौन सी मोशन होती है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल इस तरह क्या करें, रोटेट करें, सही है, मूव करें सर्कल के अंदर, इसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन का मतलब होता है कि इस तरह की मोशन, थरथराना। ये क्या, एक मॉलिक्यूल है, ये बीच में है, इस तरह ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द इस तरह क्या करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है इस तरह करके। इसको कौन सी मोशन बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। और एक होती है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन होती है जस्ट एक लाइन के अंदर मूव करना, सही है, इसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। तो
हमारे पास जो सॉलिड्स हैं वो जस्ट कौन सी मोशन शो करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है रोटेशनल, बी है वाइब्रेशनल, सी है ट्रांसलेशनल, डी है बोथ ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल। तो जो सॉलिड्स हैं हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा है वो क्या है, जस्ट वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमॉर्फस। बीच जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड नहीं है। रबर क्या है हमारे पास, एमॉर्फस सॉलिड है। प्लास्टिक, ये भी एग्जांपल पड़ी थी, ये भी हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड है। तो ग्लास भी क्या है हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड है, लेकिन जो ग्लूकोज है वो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड नहीं है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये जो चीनी होती है ये किस फॉर्म में होती है, ये आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज की कोर जो है ना फॉर्म होती है, सुक्रोज फॉर्म होती है, जिसके अंदर दो ग्लूकोज मालिक्यूल जो है ना वो आपस में जुड़े होते हैं। तो बेसिकली ये जो है ना वो जो चीनी होती है वो किस फॉर्म में होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है। अगर आप उसको मजीद कन्वर्ट कर लें, ग्लूकोजिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो फिर भी वो किस फॉर्म में रहेगी, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। इसके अलावा आपने ग्लूकोज की जो है ना वो छोटे छोटे से डब्बे देखे होंगे, ग्लूकोज जो है ना वो शॉप से मिलता भी है, तो किस फॉर्म में होता है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों को समझ नहीं लगेगी कि ये जो है ना ग्लास कहाँ से आ गया बीच में। तो यहाँ पे आप लोग जब समझें कि दो ऑप्शन ठीक हो रहे हों, सही है, रबर और प्लास्टिक, ये तो कन्फर्म है कि ये एमॉर्फस नहीं है, सही है, ये तो आप लोगों को कन्फर्म है ना। तो आप लोग आगे समझ लें कि जो ग्लास है ओब्वियसली वो हमने पढ़ा नहीं है, तो तीसरा इसमें ग्लास हो सकता है, क्योंकि जो सुक्रोज है, सॉरी जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ग्लूकोज, नॉट रबर, नॉट प्लास्टिक, नॉट ग्लास, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। आगे सिक्स्थ हमारे पास क्वेश्चन है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मैनी पास्कल। ये भी रट्टे वाला है, आप लोगों ने जहन में रखना है कि 1 एटीएम प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल की इक्वल होता है, 10, 13, 25 पास्कल की इक्वल होता है। समझ आ गई इसकी, 1,1325 के इक्वल होता है, 325 पास्कल की इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास 7 क्वेश्चन है, इन द एवेपोरेशन, अच्छा ये ना ए ऑप्शन करेक्ट है, 10, 13, 25। 7 हमारे पास क्वेश्चन है, इन द एवेपोरेशन प्रोसेस लिक्विड मॉलिक्यूल विच लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैव। एवेपोरेशन प्रोसेस के अंदर लिक्विड जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें से कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो लिक्विड की सरफेस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, यानी कि लिक्विड की सरफेस छोड़ के ऊपर भाग जाते हैं। कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, सही है, ये इसका आंसर है। तो चेक करते हैं, वेरी लो एनर्जी, जिसके पास लो एनर्जी होगी वो तो उठेगा ही नहीं, वो बेचारा नीचे ही पड़ा रहेगा लिक्विड के अंदर ही। मॉडरेट एनर्जी तो वैसे सब मॉलिक्यूल के पास होती है, वो लिक्विड के अंदर मूव करते रहते हैं। वेरी हाई एनर्जी, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, वेरी हाई एनर्जी होगी तो वो क्या करेंगे, लिक्विड सरफेस छोड़ के ऊपर भाग जाएंगे। नन ऑफ दीज, ये तो क्या है, हमारा ऑप्शन नहीं है। हमारे पास 8 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेज फास्टेस्ट। ये एक बात याद रखें कि गैसेस की डिफ्यूजन के लिए या लिक्विड की डिफ्यूजन के लिए ये ज़रूरी है कि अगर वो उसने ना फास्टेस्ट मूव करना है तो उसका कम से कम वज़न होना चाहिए। तो हमारे पास जितनी भी गैसेस हैं, जितनी, उनमें लाइटेस्ट गैस कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, उसके बाद हीलियम गैस है, सही है। तो जिसका मैस जितना कम होगा वो जल्दी जो है ना वो मूव कर जाएगी गैस, सही है, तो यानी कि जल्दी डिफ्यूज़ कर जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस क्या है, वो लाइटेस्ट गैस है और वो जल्दी डिफ्यूज़ होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला हाइड्रोजन है, बी ऑप्शन है हीलियम है, सी ऑप्शन है फ्लोरीन, डी है क्लोरीन। तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इसका मैस इन सब में से क्या है, कम है। 9th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। कौन सी प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट नहीं करती, वो आप बताएं। तो हमारे पास ए ऑप्शन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जाहिर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसके अलावा एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। प्रेशर जितना कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होगा, ये भी इफेक्ट करता है। तीसरा नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पोलर और नॉन पोलर लिक्विड्स, अगर लिक्विड पोलर होंगे तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे तो वो क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अगर उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे लाइक इन नॉन पोलर सॉल्वेंट तो वो जल्दी जो है ना बॉयल हो जाएगा। तो यानी कि नेचर ऑफ लिक्विड भी डिपेंड करता है, इफेक्ट करता है लिक्विड्स की जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट को। तो चौथी प्रॉपर्टी है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, तो ये जो है ना डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जितने भी आपके पास लिक्विड्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ इनिशियल टेम्परेचर ज़रूर होता है, तो जो इनिशियल टेम्परेचर जो होता है वो इफेक्ट नहीं करता बॉइलिंग पॉइंट को। तो डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे 10th क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज व्हेन इट्स।
अब आपको पता है डेंसिटी का जो फार्मूला है वो हमने क्या पढ़ा था कि रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन दोनों फैक्टर में से आप जो है ना फैक्टर चेंज करेंगे तो डेंसिटी चेंज होगी, मैस चेंज किया डेंसिटी चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज किया डेंसिटी चेंज होगी। इसके अलावा और जितने भी फैक्टर हैं प्रेशर टेम्परेचर वो आप चेंज करेंगे तो डेंसिटी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है ना। तो आप लोग यहाँ पे देखें, अब उन्होंने बोला कि डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज, गैसेस की डेंसिटी बढ़ेगी कब, या ऑप्शन है हमारे पास कि मैस ज़्यादा करेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि वॉल्यूम कम करेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों में से चेक करना है कि मैस ज़्यादा करेंगे या वॉल्यूम कम करेंगे, ये दोनों में से कोई एक हुआ तो वो ठीक होगा हमारे पास। तो चेक करें जनाब, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर का तो कोई लेना देना ही नहीं है डेंसिटी से, ठीक है ना। वो अलग बात है कि लिक्विड्स की डेंसिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, लेकिन वो स्पेसिफिक केसेस हैं, सही है। यहाँ पे जस्ट हमने इसकी फार्मूला की बेस पे देखना है। तो टेम्परेचर जो है ना इफेक्ट नहीं करेगा, प्रेशर इफेक्ट नहीं करेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, अब उन्होंने वॉल्यूम का जिक्र ज़रूर किया है लेकिन ये नहीं बोला कि वॉल्यूम कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम करेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो उन्होंने बोला कि वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट किया, वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो डेंसिटी पे जो है ना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इसका मतलब है कि ऊपर तीनों में से कोई भी नहीं है। तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आगे 11 क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद द, जो लिक्विड्स का वेपर प्रेशर होता है वो बढ़ता है किस वजह से, इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब जितना लिक्विड जल्दी बॉयल होगा तो उसका वेपर प्रेशर इतना ज़्यादा जल्दी अटेन होगा, यानी कि उसका वेपर प्रेशर जल्दी बढ़ेगा। तो प्रेशर ऊपर से ज़्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो पहला ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट नहीं है। सेकंड है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ओबियसली आप जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे वो इतनी ज़्यादा जो है ना मॉलिक्यूल के पास जल्दी एनर्जी आएगी और वो जल्दी जो है ना वहाँ से एवेपोरेट करेंगे, इस तरह जो है ना जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। मजीद दो देख लेते हैं, इंक्रीज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी जो है ना उसको भी अटेन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये भी डिपेंड नहीं करता। इंक्रीज ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मतलब है कि अगेन वही कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बढ़ाना। पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो अगर आप किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बढ़ाएंगे तो उसका मतलब है कि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ाएंगे तो मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वेपर प्रेशर लिक्विड का बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके अंदर उसको आप जो है ना वो टेम्परेचर उसका बढ़ा दें लिक्विड का। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जल्दी, यानी कि डाउन होगा, और उसके अंदर वेपर प्रेशर जो है ना वो जल्दी अटेन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह हमारे पास ये 11 MCQs थे और 11 MCQs को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, अगर कहीं पे मुझसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है, इंसान हूँ आखिरकार जो है ना आप लोगों के सामने यहाँ पे यानी कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, तो सम टाइम मुझसे भी जो है ना मिस्टेक होती है। तो कहीं भी मिस्टेक हो जाए आप लोग वो फाइंड कर लें मिस्टेक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर आपने यहाँ से मिस्टेक किया, आप काइंडली जो है ना हमें गाइड कर दें, ठीक है। तो इस तरह एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो है ना वो रिलेशन कायम होता है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है। अगर टीचर से कहीं भी मिस्टेक हो तो स्टूडेंट गाइड करते हैं, और अगर स्टूडेंट से मिस्टेक हो तो टीचर गाइड करते हैं। तो इस तरह आप लोगों से भी मैं जो है ना ये तवक्को रखूँगा कि आप कहीं ना कहीं से जो है ना फॉल्ट जो है ना वो ढूंढें इस लेक्चर के अंदर और मुझे बताएं कि सर यहाँ पे ये मसला बन रहा है। हाँ, इसके अलावा पॉजिटिव वे में देखें। हमेशा जब भी आप दुनिया के अंदर हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखेंगे तो आप लोगों को दुनिया अच्छी लगेगी। जब आप दुनिया के अंदर से नेगेटिव जो है ना वो पहलू से देखेंगे दुनिया को, तो आप लोगों को कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोगों का स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें। मैं इंशाल्लाह उस क्वेश्चन पे जो है ना एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा। कोशिश करूँगा कि कमेंट के अंदर ही आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ। अगर वहाँ पर रिप्लाई ना कर सका तो वीडियो बना के रिप्लाई कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। तभी तक जो है ना अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।